हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 35 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज का जो टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। आज का जो है टॉपिक, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। जहरीली डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरी। चलो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है पहले ये समझ लो। कहां पे यूज करते हैं ये? मोस्टली थोरेटिकल क्वेश्चंस में आएगा। न्यूमेरिकल इसके बड़े रेयर से हैं, कर लेंगे डिस्कस, बट मतलब आने की उम्मीद कम होती है। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। बायनोमियल कब यूज करते हैं? जब एक एक्सपेरिमेंट को आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करा। एक एक्सपेरिमेंट को 10 बार करा, 20 बार करा, उसमें से निकालने की 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या 10 में से 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इन दैट केस वी विल यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक एक्सपेरिमेंट को एक बंदा बहुत ही वेला है, उसने 100-150 बार कर दिया, बैठे बैठे काम था नहीं कुछ, 100-150 बार कर दिया, और 100 में से 50 बार उसको सक्सेस लेके आना है, क्या होएगा बताना एक बारी। 100C50 P की पावर 50 Q की पावर, यही आएगा। अब ये 100C50 सॉल्व करने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, होएगा नहीं है। अब सोचो 100C50 क्या होएगा बताना एक बारी। 100 इंटू कहां तक पता नहीं कहां तक, फिर नीचे 50, 49 अप टू 1 तक जाना है। अगर फॉर्मूला लगाएं इसका, एनसीआर का फॉर्मूला बताइए एक बारी, और गुंगो बोल पड़ो, n फैक्टोरियल, बस म्यूजिक म्यूजिक। एनसीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ, अगर 100C50 निकालना हो, ऊपर आएगा 100 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 50 इंटू कितना। अब ये 100 फैक्टोरियल ही सॉल्व नहीं होगा आपसे, कैलकुलेटर ने हाथ खड़े कर देने, भाई मेरे बस का तो है नहीं। ऐसा ही होएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, 1 तक जाना है, कैलकुलेटर के बस का भी नहीं है। वैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हम बायनोमियल को शिफ्ट कर देते हैं पॉइजन में। एक बंदा आया बड़ा कैंट, जिसका नाम था पॉइजन, उसने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फेल कर दिया। कह रहा भाई ऐसा है, मेरे पास तोड़ हर एक चीज का है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करेंगे। जैसे बायनोमियल में अब लिमिटेशन आ गई, हमने बायनोमियल पढ़ा। बायनोमियल में आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है, तो वी विल यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि आपने एक्सपेरिमेंट को 100 बार करा, 50 बार सक्सेस निकालना, ये इसकी लिमिटेशन है। और इसी लिमिटेशन को दूर किया था पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ने। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉइजन, उसने एक फॉर्मूला बनाया। ये वो वाला पॉइजन नहीं है जहरीला, डबल एस लगा हुआ है, इंग्लिश सीख लो माड़ी मोटी। 100C50 अब ये प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं हो सकता आपसे। मेरी बात समझ आ रही है? और भाई क्लियर है? ठीक है, इस टाइम पे तो हम मरे पड़े होते हैं, बस हमें भागना है, बस जेल में बंद कर रखा है। हाँ देखो, तो ये सॉल्व करना सौखा नहीं है। आपके सामने है 100 फैक्टोरियल, कहां से सॉल्व कर लोगे? फिर नीचे वाला भी 50 बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा है। तो ये लिमिटेशन आ गई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको दूर किया था किसने? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इस बंदे ने कहा कि आप मेरा फॉर्मूला यूज करो, फिर देखना मजे कितने आपके। तो ये है लिमिटेशन को दूर करना। अब ये कहां पे यूज होगा? सबसे पहले देखो, बायनोमियल या पॉइजन, दोनों बात एक ही है। मतलब वहां भी हम एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, यहां भी एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाएंगे? जब सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे सैंपल वहां तो हम 10 का कर लेते थे, मैक्सिमम 20 का हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 20 की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, चलो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब मान लो मैं 20 में आपने किसी एक्सपेरिमेंट को 20 बार रिपीट करा, आपको 5 बार सक्सेस अचीव करना है, क्या होएगा? 20C5 P की पावर Q की पावर 15, कुछ ऐसा ही होएगा। अब 20C5 फिर भी सॉल्व किया जा सकता है, हमारी अप्रोच के अंदर है। बट ये 100C50 सॉल्व करना बहुत ही आउट ऑफ रीच हो गया। ये समझ लो बात। तो यहां मतलब जहां पे एक्सपेरिमेंट कुछ लिमिटेड बार रिपीट किया गया, 10 बार, 15 बार, 20 बार, वहां तो बायनोमियल प्रैक्टिकल है। बट जहां पे एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर गया, जहां पे
आपकी ये कैलकुलेशन भी काम नहीं करेगी, वहां पे हम बाइनोमियल को स्विच कर देंगे किसमें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दोनों में फर्क कोई नहीं है, बस एक केस बन गया कि व्हेन द सैंपल साइज इज वेरी हाई, इन दैट केस वी विल स्विच फ्रॉम बाइनोमियल टू पॉइसन। बस ये एक इसका काम है। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, वहां भी एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स है, वहां भी मल्टीपल टाइम्स है, बट वहां मल्टीपल टाइम्स बहुत हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो हम पॉइसन की हेल्प ले लेंगे, उस फॉर्मूला की हेल्प ले लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर। कुछ समझ आया? चलिए अब इसको जरा सा लिख लीजिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है, थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिए। बाइनोम लिख लो पहले, लिखना क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is same as that of Poisson's distribution, but if in case of binomial distribution sample size becomes large enough to calculate, we switch to the Poisson distribution। धीरे धीरे लिख भी रहा हूं, देख सकते हैं, अंधे नहीं हो। ठीक है जी, इसमें वही बात मैंने लिखी है जो आपको अभी बताई है कि बाइनोमियल को कब स्विच करना है पॉइसन में। ठीक है, डन। चलो अब इसके बाद इसकी ना एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, एक इसकी दूसरी कंडीशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। अब इसका रीजन है कुछ कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लो क्यों होनी चाहिए। आप ये बताओ, मीन क्या होता है, बाइनोमियल में मीन क्या था, एनपी था, तो यहां पे भी क्या होएगा, एनपी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही हो रही है। आ रही है बात समझ? अब ये बताइए, एन अगर बहुत ज्यादा है, ये फैक्टर क्या था, द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट हैज बीन रिपीटेड, यही था ना, ये बहुत बड़ा हो गया। अब अगर पी छोटा होगा तभी ये पूरा एक लिमिटेड चीज बनेगी। अब मान लो मैंने दो चीजें बहुत बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर दी, वो तो बहुत बड़ा आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। अब अगर एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है, तभी आपस में उनका बैलेंस बनेगा। अब मान लो एक चीज 100 है, दूसरी भी मैंने 100 रख दी, कितना बन गया, 10,000, बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर एक चीज 100 है दूसरी कम है, कम का मतलब मान लो 5 है, कितना हो गया, ये चीज कहना चाह रहे हैं कि एक लिमिटेड नंबर बनेगा, क्योंकि मीन कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, मीन हमेशा गिवन रेंज के अंदर आता है। इसलिए सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होनी चाहिए, वेरी लो, ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर एक लिमिटेड नंबर बन जाए। कुछ समझ आ रहा है आपको, ये क्लियर हुआ? मतलब n इंटू पी जो है दैट इज योर मीन, वो एक लिमिटेड नंबर बनने के लिए ये सेकंड कंडीशन लिखी गई है। तो डाउट? अब दो कंडीशंस बताइए। मान लो मैं आपको एक पेपर में ना किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको दिया होगा कि n जो है, कोई सैंपल जो आपको टेस्ट करना सैंपल, वो सैंपल है 100 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 5%, यहां पे आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, इस डेटा को देख के आपको क्या लग रहा है, हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, पॉइसन का। अब ये जो मैंने कहा ना वेरी लो, ये वेरी लो का मतलब है लेस देन 5%, 5% से क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, सॉरी, लेस देन 5%, 5% से अगर कम है तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, पॉइसन। डन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको दिया हुआ सैंपल है 10 का, 10 जो है आपको सैंपल टेस्ट कर रहे हो, वो सैंपल में 10 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 50%, आपको निकालना है x इक्वल टू 5, क्या होगा, बाइनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और सैंपल बड़ा छोटा सा है। मतलब अगर सैंपल एक लिमिटेड सा हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या यूज कर लेंगे। अब यहां भी एक चीज देखो, अगर सैंपल कम है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको चीज नोटिस हुई। मतलब एक आप सिंपल से एग्जांपल मुझे बताओ, ज्यादा को ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ज्यादा,
ज्यादा को अगर कंट्रोल करना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कम से, सिंपल सी बात है। अब यहां पे अगर n ज्यादा है p कम होगा, ठीक है, अगर n कम है p ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली। अब बाइनोमियल में कौन ज्यादा है, p, n क्या है, कम। पॉइजन में कौन ज्यादा है, n, कम क्या है, p। एक को तो कम होना ही पड़ेगा क्योंकि n इंटू p जो है वो लिमिटेड नंबर है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है वो, क्योंकि वो मीन है। ये मेरी बात समझ आ गई आपको? कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं जिसमें हम यूज करेंगे, आपको क्लियर है? क्या क्या कंडीशंस हो गई? एक तो सैंपल बहुत बड़ा होएगा, दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बड़ी कम है। अब अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं करने के लिए, उसमें डेटा एंट्रीज को देख के आप जज कर लोगे उसको कि आपका ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, पॉइजन का या बाइनोमियल का। ठीक है, चलिए, एक तो ये इसकी बातें होंगी, ये सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। हो गया, डन। चलिए, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, एक बहुत ही काम का क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया। वो क्वेश्चन ये है, आपने पास्ट पेपर अगर खोले हो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो देखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होता है, इफ मीन इज इक्वल टू वेरियांस। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब कर रहे हैं इसलिए। पहला ऑप्शन बाइनोमियल ऑब्वियसली, सेकंड पॉइजन, थर्ड नॉर्मल, एंड लास्ट है नन ऑफ दी। अब देखिए, मीन और वेरियांस कब बराबर होते हैं। अब मीन जो मैंने आपको बताया वो कितना होता है, एनपी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और वेरियांस क्या होता है, एनपीक्यू। ये क्लियर है, ये बाइनोमियल की बात है। बट अगर हम बात करें पॉइजन की, पॉइजन में जो पी है वो क्या है, बड़ा कम है। एक चीज और पता है हमें कि जो पी प्लस क्यू है वो कितना होता है, 1 और यू कैन से 100%। सक्सेस प्लस फेलियर 100% होता है ना। अब एक बात बताओ, हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइजन को। इसमें मैंने मान लिया कि जो मेरा पी है वो 3% है, एप्लीकेबल है कि नहीं है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैंने कहा था मैक्सिमम 5% तक अलाउड है, ये 5% से कम है, तो एप्लीकेबल है। तो क्यू कितना हो जाएगा, 97%। अब इसको लिख सकते हैं 0.03, इसको लिख सकते हैं 0.97। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं एनपी और एनपीक्यू में। ठीक है जी, ये सेम है, दोनों में कॉमन है। अब यहां बराबर क्यों कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका रीजन ये है, अब क्यू जो है वो कितना है, 0.97 है। 0.97 है मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0.97 से मल्टीप्लाई करोगे ना, अप्रोक्सीमेट वो उतना ही आ जाएगा। बट अगर, अब सुनी जाओ मेरी बात को ध्यान से, अगर P होता 50%, Q भी कितना होता 50%, उस केस में आप नहीं कह सकते कि मीन और वेरिएंस बराबर है, क्योंकि यहां पे आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको हाफ से करना पड़ेगा। अब चलो यहां तक माना कि सेम है, बट अगर हम बाइनोमियल की बात करें, Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 50% ना, वो वैल्यू अपनी आधी रह जाएगी। बट यहां पे वो वैल्यू अपनी 97% तक अभी भी अचीव्ड है। चलो दोबारा एक बार कर लेते हैं, मैं सांस ले लूं एक बारी। P जो है, P कितना है, ओ नहीं, हाँ इसमें P कह रहा हूं, P 3% है, P की बात कर रहा हूं मैं, वो 3% है, अंधो देख लिया करो। और Q कितना है, 97% है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे NP है, यहां पे भी NP है, यहां तक तो सिमिलर है। फर्क किस चीज का पड़ा, Q का। अगर मैं पॉइजन की बात करूं तो मतलब इस NP को 97% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही बात हो रही है वेरिएंस पे जाने के लिए। अब समझ आया कुछ? अब अगर किसी चीज को 97% से मल्टीप्लाई करें, ऑलमोस्ट उतनी ही होगी वो। ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा। मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा, मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेरिएंस। एग्जैक्ट तो मैंने वर्ड यूज ही नहीं करना। बट बाइनोमियल में ऐसा नहीं होगा। बाइनोमियल में बताओ P कितना है, 50%,
Q भी कितना, अब यहां NP है, यहां भी NP है। अब यहां पे जब मैं Q को मल्टीप्लाई करूंगा वेरियांस लाने के लिए, वो वैल्यू अपनी कितनी रह जाएगी, 50% रह जाएगी। और पॉइजन में कितनी है, 97% है। 97% को तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट उतना ही है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? तुम ठीक हो ना भाई, ठीक हो? मैं लास्ट क्लास आगे से रखानी नहीं, समझ गए? ठीक है, चलो यहां पे एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, एक बार जिनको नहीं समझ में आया दोबारा एक बार सुन लो। NP NPQ, इसमें कंपैरिजन करना है कौन ज्यादा है कौन कम है। अब एक बात तो क्लियर है, बायनोमियल हो या पॉइजन हो, ज्यादा तो मीन ही होगा। अब फर्क क्या है, अगर मैं बात करूं बायनोमियल की, NP यहां पर भी है यहां पर भी है, इसको तो आप भूल ही जाओ क्योंकि दोनों में है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क सिर्फ किसका पड़ रहा है, Q का। अगर Q मैं पॉइजन में लेकर चलूं कितना होएगा, 90, इस एग्जाम्पल के तहत कितना होगा, 97%। किसी चीज को 97% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अप्रोक्सीमेट उतना ही होगा वो, ठीक है? तभी मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेरियांस इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर मैं बायनोमियल पे बात करूं, बायनोमियल में NP है बट Q कितना हो गया, 50%। तो 50% का मतलब वो अफोर्डेबल नहीं है, वो वैल्यू अपनी आधी हो गई। यहां NP है बट ये NP का आधा हो गया, तो वो थोड़ी कह देंगे हम बराबर है। 97% इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 100%। कोई वैल्यू अपनी पूरी होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी 100% अचीव कर गई। 100% का मतलब होता है ना कंप्लीशन, ये तो पता है हमें। अब अगर मैं 97% से कर रहा हूं तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सेम आ जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द, मीन इज approximately equals to the variance in case of Poisson distribution, in case of Poisson's distribution। ये सिर्फ पॉइजन में होएगा और किसी में नहीं होगा, तो ध्यान रखिए इस बात को। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आप देख लेना पास पेपर खोल के, इसी के ऊपर क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। डन, यहां तक क्लियर है? चलिए एक चीज और, अब आप एक बात बताना, अब थोड़े क्वेश्चन मैं टिल्ट करके पूछ रहा हूं। मीन हमें दिया हुआ है 2, डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्ट यूज करूंगा। अब आपको मीन दिया हुआ है 2, अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, पॉइजन, तो हम वहां पे मान सकते हैं कि वेरियांस भी कितना है, वेरियांस निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरियांस का रूट, कितना आंसर आ जाएगा, √2, खत्म बस। मतलब क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं पता कि मीन और वेरियांस बराबर है तो आप नहीं कर पाओगे, वो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होगी बस उस कॉन्सेप्ट की, है ना? तो जो भी आएगा वो तो आप कर ही लोगे, मतलब आंसर इसका आ जाएगा √2, बस क्वेश्चन खत्म। ये ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि मीन और वेरियांस बराबर किसमें होता है, पॉइजन में। मीन बड़ा किसमें होता है, बायनोमियल में। वेरियांस तो बड़ा हो ही नहीं सकता, वेरियांस बड़ा नहीं हो सकता, इसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि NP और NP तो सेम है, जो Q है वो 100% से कम ही होगा ना, और किसी चीज को 100% से कम से मल्टीप्लाई करोगे वो रिड्यूस ही होगी। ठीक है, डन सभी का? चलो यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला की डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेरिवेशन उसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिलेबस में भी नहीं है, तो क्या ही करेंगे करके मैं बता दूंगा, बट अब बॉन्डल हो गए, वो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से। हाँ छड्डो पड़ा, मैं करवा भी नहीं रहा। तो फॉर्मूला देख लो बस है क्या, ये पॉइजन ने कहा क्या था, करना क्या था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, मैं सब समझाता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना लिख लो बस। ये क्या लिख दिया,
ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्बडा, ये होती है स्पेलिंग इसकी, अंधो ये होता है इसको, ये कहते हैं अनपढ़ो, पता है ये लैम्डा कहते हैं इसको। सारा बड़ा तुम्हारा भी बस। ये लैम्डा जो है, ये जो भी है इसको कहते हैं मीन, ये लैम्डा है इसका नाम है, इसको कहते हैं मीन। मीन क्या होता है? एनपी। अब सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लेंगे, बस ये फॉर्मूला था जो इस बंदे ने दिया था करने के लिए। आर है नंबर ऑफ सक्सेस, सारा सेम है, आर नंबर ऑफ सक्सेस, लैम्डा मीन। हाँ भाई क्वेश्चन मैं बताता हूं करने के लिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ये अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। एक बार बुक देना। हाँ भाई एक क्वेश्चन लिख लो। Question is, in a certain manufacturing process, in a certain manufacturing process, 5% of the tools are defective. कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें 5% टूल्स क्या है? डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that in a sample of 40 tools at most 2 will be defective. पहले लिख लो, सारा समझाता हूं, टेंशन ना लो। और ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो क्या है, सैंपल कितने का है? 40 का जो हमें टेस्ट करना है। 40 टूल्स का सैंपल लिया, उसमें से डिफेक्टिव टूल्स कितने चाहिए? एट मोस्ट 2, मतलब यू हैव अ सैंपल ऑफ 40, ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव हो तो क्या क्या केसेस कवर होंगे? 0, 1, 2, बिल्कुल सही है। एक केस आएगा जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, एक केस आएगा जब एक डिफेक्टिव है, और एक केस आएगा जब 2 डिफेक्टिव। ठीक है जी। अब अगर इसको मैं बायनोमियल से करूं तो क्या बनेगा? पहले 0 के लिए बताए ना, 40C0, मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं है, सारे के सारे सही हैं। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 5%, तो सही वाले की 95%, यहां होएगा 0.95 की पावर 40, मतलब सारे के सारे फेलियर हैं, हमें डिफेक्टिव कोई मिला नहीं, सारे के सारे डिफेक्ट फ्री हैं, ऐसा ही कुछ होएगा। प्लस 1 सक्सेस, 40C1, एक टूल डिफेक्टिव निकलाया। एक डिफेक्टिव का मतलब 0.05, 5% एक बार आएगा, और 95% 39 टाइम्स आएगा। 39 टूल्स क्या है? डिफेक्टिव है, सॉरी डिफेक्ट फ्री है। आगे बताइए 2 के लिए, 40C2, ये डिफेक्टिव 2 बार आएगा, और जो डिफेक्ट फ्री है वो 38 टाइम्स आएगा। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी, है ना। अब इससे बचने के लिए हमने क्या यूज करना है? पॉइजन। बात वही है, मैं वही चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं पॉइजन की हेल्प से। अब पॉइजन ने थोड़ा इजी कर दिया था, वो कैसे? इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब सुनो क्या है, आर है नंबर ऑफ सक्सेस, यहां पे कितने सक्सेस हैं? मैं इंडिविजुअली बात कर लेता हूं एक एक केस की। यहां पे पहले लैम्डा निकाल लीजिए। लैम्डा क्या होता है? मीन। मीन क्या होता है? एन इंटू पी। एन क्या है? सैंपल कितने साइज? 40। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5%, 5% मतलब 0.05, कितना आ गया? 2 आ गया। लैम्डा की वैल्यू पूरे साइज में कितनी है? 2 है। अब अगर मैं 0 सक्सेस पे चलूं, ई की पावर -2, लैम्डा 2 आ गया। फिर लैम्डा 2 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। अब ये है क्या? या तो आप इस पूरे को सॉल्व कर लो, या सिर्फ ये सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। समझ लो मेरी बात। पॉइजन ने काम कैसे सौखा करा, उसने कहा कि भाई या तो आप ये पूरा सॉल्व कर लो या ये पूरा सॉल्व कर लो, एक ही बात पड़ेगी। और आपकी हेल्प के लिए ई की पावर -2 की वैल्यू भी साइड में दे रखी है। R0, यहां पे हम 0 सक्सेस की बात कर रहे हैं,
ये पहले केस। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में कितने सक्सेस की बात कर रहे हो? 1। अब मुझे बताइए क्या होएगा? e की पावर माइनस लैम्डा, वो तो फिक्स्ड है। लैम्डा कितना है? 2। सक्सेस कितने हैं? 1। तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, अब ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, बात एक ही है। अब ये कितना सौख है, कहां मैं मत्थे मारूंगा ये 0.95 की पावर 39 करने में? कहां, ये बहुत ही इजी है। इसमें और भी सौखा क्या है, e की पावर -2 साइड में हेल्प के लिए दे रखा है। अब तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। अब आगे आ जाओ, 2 सक्सेसेस के लिए बताइए क्या करेंगे? e की पावर -2 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, देखो कितना सौखा हो गया काम करना। अब बताओ इसको आगे सॉल्व करें। e की पावर -2 की वैल्यू दे रखी है 0.135, 2 की पावर 0 1, नीचे 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 0.135 ही बन गया पूरा। मतलब ये जब पूरे को सॉल्व करेंगे ना, आपके पास 0.135 आएगा। मतलब 40 से 0 इंटू 0.95 की पावर 40 कराओगे या 0.135 का आंसर सेम है। ये हेल्प करी पॉइजन ने हमारी। क्लियर है? इस बंदे ने बड़ा मत्था मुथा मार के फॉर्मूला दिया, कैलकुलेशन की, सारी कैलकुलेशन सेम आ रही है। अब यहां पे बताइए आगे क्या बनेगा? 0.135, 2 की पावर 1 2 1 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया? 0.27 आ गया। आगे वाले पे आ जाओ, 0.135, 2 का स्क्वायर 4, 2 फैक्टोरियल 2, ये भी आपका बन जाएगा 0.27। तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ रहा है? 0.675। ये आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से करना बस हाँ जी, कौन से वाला? एनपी। एन कैसे फाइंड करा? एन क्या होता है? सैंपल साइज। कितने टूल्स को एग्जामिन किया आपने? 40, एन 40 हो गया। पी क्या है? सक्सेस। सक्सेस अब हमें क्या निकाल रहे हैं? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का आना सक्सेस हो गया, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5%। तो 5% इज द वैल्यू ऑफ द पी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चले, अब एक क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो कर रहे हैं बस ये मैक्सिमम है, मतलब न्यूमेरिकल तो इसमें कम ही चांस है आने के, फिर भी आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, द प्रोबेबिलिटी that a man of 45 years, the probability that a man of 45 years die within a year is 1.2%. Die within a year is 1.2%. What is the probability that of 10 men at least 9 will reach their 46th birthday? What is the probability that of 10 men, 10 में से कम 9 बंदे अपना 46th बर्थडे मनाएंगे? और साइड में वैल्यू दे रखी है e की पावर -0.12, ये वैल्यू दे रखी है 0.88692। ऑप्शंस भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 0.0935, दूसरा ऑप्शन है 0.9934, तीसरा ऑप्शन है 0.9335 और आखिरी ऑप्शन है 0.9555। अब देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और करना क्या वो सोच लो। अब यहां हम एग्जामिन सैंपल कितनों का कर रहे हैं? 10 बंदों का। अब 10 में से कम 9 बंदे अपने 46th बर्थडे तक पहुंचने चाहिए। अब अगर जिंदा रहेंगे तो ही पहुंचेंगे ना, मरे हो तो मनाएंगे नहीं बर्थडे अपना। अब केस क्या बनेगा? पहला केस 9 बंदे जिंदा हैं, एक बंदे का हो गया राम राम सत्य। अगला केस 10 बंदे जिंदा हैं, कोई भी नहीं मरा। मतलब ये 2 केस हमें लेके चलना है, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 9 बंदे अपना 46th बर्थडे मनाना चाहिए। मतलब कम से कम 9 बंदे क्या रहने चाहिए? जिंदा। एक बंदा मर गया, केस नंबर 1 ये है, और केस नंबर 2 आपका ये है। ये तो बात समझ में आ गई। और आपका सैंपल कितने का है?
10 का। अब अगली चीज ये है, यहां सक्सेस किसको मानेंगे? मरने को। देखो मेरी बात सुनो, यहां पे आपने कहा 9 बंदे जिंदा, एक मर गया, यहां मरने को भी तो सक्सेस कह सकते हो। हमने वो देखना है कि प्रोबेबिलिटी कम किस चीज की है, क्योंकि साइड में ई की पावर दे रखी है। ई की पावर सिर्फ कहां लगती है? पॉइजन में। थोड़ा सोचो, थोड़ा ट्रिक्स है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ई की पावर का यूज कहां पे होता है? पॉइजन में। अब पॉइजन में पी किसको लेके चलते हैं? जिसकी कम प्रोबेबिलिटी है। अब यहां मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1.2%। और जिंदा रहने की कितनी हो जाएगी? 98.8%। तो हम सक्सेस किसको मान के चलेंगे? क्रॉस को, मरने को। और फेलियर किसको मान के चलेंगे? जिंदा रहने को। ये चीजें हैं देखने वाली। अब एक बात बताओ, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, केस नंबर 1 में मुझे कितने सक्सेस चाहिए? एक सक्सेस, क्योंकि मैंने सक्सेस माना किसको है? मरने को। यहां कितने बंदे मर रहे हैं? एक। तो यहां पे मुझे एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए और 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिए आप। हमें प्रोबेबिलिटी जो कम होती है उसको सक्सेस मान के चलना है। अगर पॉइजन लगाना है आपने, बायनोमियल लगाना है, तो नॉर्मल कर लो, फिर आपकी मर्जी है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? अब ये बताओ, यहां मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1.2%। जिंदा रहने की 98.8%। अब मरने की कम है, जिंदा रहने की ज्यादा है, तो हम मरने वाली को क्या मान के चलेंगे? सक्सेस। अगर मैं फर्स्ट केस को ध्यान से एग्जामिन करूं, यहां कितने बंदे मर रहे हैं 10 में से, तो मतलब कितने सक्सेस हो गए? एक। सेकंड केस में कितने बंदे मर रहे हैं? कोई भी नहीं। कितने सक्सेस हुए? 0। बात तो एक ही है ना, जैसे मर्जी सोच लो आप। अगर मान लो मैं डायरेक्ट चलता, डायरेक्ट में क्या होता? अगर मैं P कर देता 98.8%, Q कर देता 1.2%, उस केस में क्या होता? बताना एक बारी। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुन लो। P को मैं कर देता 98.8%, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैंने 98.8% कर दिया, इसका मतलब ये है क्या? और भाई मरने की है, जिंदा रहने की है? जिंदा रहने की हो गई। अब उस केस में पहले केस में कितने सक्सेस होते हैं? 9। और दूसरे केस में 10। बस ये आपने जैसे मर्जी कर लो। वो तो बायनोमियल लगा लो। अब मैं बता दूं, बायनोमियल लगाओ, चलो लगाओ बायनोमियल, बताना एक बारी। फर्स्ट केस में मैं पता क्यों कह रहा हूं, सुनो एक बार। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना चीज, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी। कहीं भी लिखाओ ई की पावर समथिंग, इसका मतलब उस क्वेश्चन को देख के समझ जाना पॉइजन लगना, क्योंकि ई की पावर हमने बायनोमियल में तो यूज करा नहीं है। रुको रुको, तुम दोबारा समझ लो। हाँ बी ऑप्शन ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन मुझे समझा दो, कौन समझाएगा? अंशिका आप बताओ। अंशिका आप ही हो? किन्होंने? अच्छा, क्या कहा है? हम्म। ठीक है, टोटल 10 है। 10 में से 9 बंदे अपना 46 बर्थडे मनाने चाहिए। हाँ, एक मर गया, ठीक है, और 10 जिंदा है, कोई भी नहीं मरा। ये 2 केस बनेंगे। अब ना भाई एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, सक्सेस फेलियर किसको मान के चलते हैं? अगर पॉइजन की बात हो रही है, बायनोमियल में जिस मर्जी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां तो कैलकुलेशन करनी है आपने। बट जब पॉइजन यूज कर रहे हो, तो वहां ध्यान से काम करना कि आपने सक्सेस किसको मानना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, फेलियर जिसकी ज्यादा है। अब यहां मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1.2%। और जिंदा रहने की? अब मैं सक्सेस यहां पे किसको मान के चलूंगा? 1 को। यहां सक्सेस किसको मान के चलूंगा? 0 को। अब बताओ जरा, फॉर्मूला लगाओ इसके ऊपर। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्ट। अब पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या होता है? मीन। मीन बताइए जरा। 10 इंटू
10 इंटू कितना 98.8%, कुछ ऐसा ही था, सॉरी 1.2 था। कितना आ गया सॉल्व करके 0.12 आ गया। एक चीज और देखो, यही आ रहा है ना आंसर, बी ऑप्शन। हाँ वही वही मैं समझा रहा हूं, सुनो। अब यहां ना ई की पावर -0.12 दे रखी थी। अब मैं बताता हूं पी मानने का बहुत सा तरीका, यहां से भी हो जाएगा। ई के ऊपर क्या होता है लैम्डा, तो मतलब यहां इस केस में लैम्डा कितना है 0.12 है, यही बात हो गई। लैम्डा क्या होता है एन इंटू पी, एन आपको पता है 10 है, पी यहीं से भी डिसाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पी डिसाइड करना भी औखा नहीं है, पहली चीज तो सिंपल की जो कम है उसको पी मान लो, जो ज्यादा उसको क्यों मान लो, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ तो 0.12 के आगे इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है ना ये आपको, ए की पावर माइनस आ रही है, तो पॉजिटिव कैसे है ये पूछ रहे हो। मुझे नहीं सुन रहा कुछ, मैं अपने बता देता हूँ, सुन लो। ये समझ आया पहले, ओ भाई ठीक है। चलो ऐसे करो, मेरी बात सुनो, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, सुबह से बैठे एग्जॉस्ट हो चुकी हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।